तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसने विकास के उस आधार को बाधित करने का काम किया। 2014 के बाद स्थिर सरकार आई, स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, मजबूत सरकार आई, तो उसके बाद कुछ बड़े निर्णय लेने शुरू किए गए और अब जाके हम विकास में आगे आने शुरू किए। तो वन मैन वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके 3-4 डायमेंशन। पहला तो है टेक्निकल, संवैधानिक विषय, दूसरा पक्ष है प्रशासनिक और वित्तीय विभाग, और तीसरा है इसका राजनीतिक प्रभाव, और चौथा है इसका सामाजिक प्रभाव। अब पहले संवैधानिक रूप से देखें। भाई जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है, तो वो हमारे संविधान निर्माताओं का मजाक नहीं उड़ा रहा है। जब इस देश में संविधान बना और संविधान के तहत पहला चुनाव हुआ, फिर तो संविधान निर्माताओं ने तय किया था ना कि सारे चुनाव एक साथ होंगे। और जो कोई ये कहता है कि साहब सारे चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो संविधान सभा के द्वारा लिए गए निर्णय, संविधान सभा के मंतव्य का सीधे सीधे मजाक है। और मजे की बात है, क्या कौन बोल रहे हैं, 1952 से 67 तक चुनाव लगभग 7 साल होते हैं। हो जाए वही एमएलए एमपी इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो जो एमएलए एमपी सेलेक्ट होता है वो शेष कार्यकाल के लिए। ऐसा तो नहीं कहता भाई मेरा 5 साल अब शुरू हो गया, अब तो मैं 5 साल होऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप उस बचे हुए कार्यकाल के लिए, मैं स्वयं बताता हूँ, मुझे जो पहली बार मेरा 2019 में राज्यसभा हुआ तो श्री अरुण जेटली जी के स्वर्गीय होने के बाद वो सीट रिक्त थी, तो बचे 4 साल से मुझे 40 साल मिले। तो ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था संवैधानिक रूप से देश में है, नहीं, व्यवस्था भी है संवैधानिक रूप से, उसके उदाहरण भी है। परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी खुद संविधान के प्रति और देश के प्रति क्या आस्था है। अगर बिल्कुल आप टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जाए, तो जब कोई नई विधानसभा गठित हुई, अब इसके बारे में कमेटीज में बाकायदा निर्णय हुआ है कि अब वो एक विचार करके आएगा, यदि कोई पहले समाप्त हो जाएगा तो शेष कार्यकाल के लिए वो विधानसभा या वो लोक संसद चुन के आएगी, तो कम से कम एक स्थिरता रहेगी कि आने वाले टाइम में कैसे उदाहरण के अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां एकदम फिक्स है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के महीने का शायद दूसरा मंगलवार होता है जिसमें उनका चुनाव होगा, और उसके बाद वो जनवरी में एक पर्टिकुलर डेट है, उस लोग कार्यभार करेंगे। तो हर चीज व्यवस्थित ढंग से चलती चली जाती है, तो संवैधानिक उपकरणों को भी काम करने का पूरा अवसर मिलता है, और इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर आप देखें जो बताया गया कि अभी उन्होंने बताया कि इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके साथ साथ एक और चुनौती आती है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुख्य काम है आतंकवाद और देश की सुरक्षा और सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, ये उनका सेकेंडरी काम है, चुनाव कराना। अब हर 2-4 महीने के बाद यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, उनके ऊपर जब तक यह दबाव बना रहेगा कि अब होगा 1 साल बाद यहाँ होगा, फिर किसी दूसरे राज्य में होगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों को वहां भी जाना पड़ेगा, उस चीज से भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा, वोटर टर्नआउट इसलिए बढ़ता है, यदि आपको ये पता हो कि एक बार जाने पे आप 2 वोट डाल पाएंगे, तो जो लोग उस शहर में नहीं रहते जहां उनका वोट है, तो एक बार ये व्यवस्था की जा सकती है कि उन सारे लोगों को 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मिल सके, या वो ये भी सोच सकते हैं कि मेरी उपयोगिता है, मैं जाकर 2 वोट डाल के चला। अब जहां पर ऐसा नहीं होता है, तो कई बार आपको देखा, और जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए वहां के ऊपर ये उदाहरण देखने को मिला है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा। अगर एक बार चुनाव हो जाएगा, फिर किसी भी दल की सरकार हो, उसे भी पता है कि 4 साल तो ईमानदारी से काम करो, 4.5 साल लग के काम करो, आखिरी के 6 महीने में पॉलिटिक्स करना होगा। परंतु यदि हर 6 महीने में चुनाव है, तो जो भी राज्य सरकार चुन के आएगी वो क्या करती रहेगी कि तुम लोग बड़ा लड़ैया है, सबसे बड़ा लड़ैया है, लड़ते रहो केंद्र से, फिर कहते रहो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, विकास पे ध्यान नहीं देना। दूसरा, आप लंबी योजनाएं बना सकते हैं, 2 साल 3 साल की योजना बना सकते हैं। अगर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर जनता के बीच में लोग सुनेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये वही लोग हैं जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी को इलेक्शन मशीन। तो भैया अगर आप ये कह रहे हो इलेक्शन मशीन है, तो ज्यादा इलेक्शन होते हैं तो हमारे लिए अच्छा है,
और तुम्हारे लिए समस्या है। और भैया ये तो वो लोग हैं जो चुनाव के बाद जब तक ये चुनाव गायब हो जाते हैं 2 महीना छुट्टी मनाने के लिए, तुम्हारे ज्यादा अच्छा है। एक बार चुनाव होगा उसका साल में छुट्टी मनाओ, 2 साल छुट्टी मनाओ, कोई कुछ नहीं वाला। नया परिवर्तन आने का प्रयास होता है तो ये लोग सदैव विरोध। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं। जब मोदी आए सरकार में और उन्होंने कहा कि जनधन अकाउंट खुलेंगे, तो उस समय रिजर्व बैंक के लोग कहना था कि 1 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोल सकते। वित्त मंत्रालय कहना था 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोल सकते। मोदी ने कहा कुछ नहीं, 31 मार्च 2015 तक 10 करोड़ अकाउंट चाहिए। और जब अकाउंट खुलने की बात आई तो लोगों ने कहा सब अकाउंट खुल जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा पैसा मैं बताऊंगा कहां से आएगा, तुम पहले अकाउंट तो खोलो। उनके दिमाग में डीबीटी थी, पहले अकाउंट खुलवाया फिर डीबीटी, उसके बाद मुद्रा योजना। यानी पहले गरीब को आप अकाउंट से तो जोड़िए। अकाउंट से जोड़ने से क्या हुआ, एक जमाने में 1 रुपया दिल्ली से चलता था 15 पैसे पहुंचता था। जो राजीव गांधी जी बोले थे, वैसे थोड़ा सा जानकर बहुत से लोग मेरी क्या नाम राजीव गांधी जी बोले कहा, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बोले थे। और उनका एग्जैक्ट वाक्य जानते क्या था, दिल्ली से जब रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाते जाते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। ये एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाने हाथ वालों ने ऐसी करामात दिखाई थी कि 15 पैसे भी पहुंचता था। अब मोदी जी ने वो काम किया है कि हाथ वाले हाथ लगते रह जाते हैं, 100 का 100 पैसा पहुंचता। अब उसके बाद अगर आप देखें आज 54 करोड़ जनधन अकाउंट है, उसमें 2 लाख करोड़। यानी ये होता है नई व्यवस्था से कैसे लोगों को जोड़ना। दूसरा उदाहरण वित्त मंत्री चिदंबरम जी का फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया गया बयान है कि जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा भारत में कैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो टेक्स सेवी है ही नहीं, ये कैसे मोबाइल से और कंप्यूटर से पैसे का लेन देन कर पाएंगे, ये तो असंभव है। और आज डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं।